हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज आप लोगों की पहली लाइव क्लास है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको बीच में कभी भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, प्लीज रेज योर हैंड और मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा और उसके बाद में आपको जो भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क व्हाटएवर यू हैव टू आस्क, राइट? अब मैं यहां से जब अनम्यूट करूंगा आप लोगों को, तो उस टाइम पर आपका माइक्रोफोन अगर ऑन होगा तो आप पूछ सकेंगे, ठीक है? ऑलराइट। सो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग टुडे इज अबाउट वेक्टर्स। हम वेक्टर्स इसलिए पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने देखा होगा तो मोशन के ऊपर बेस्ड मैंने 2 लेक्चर्स अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखे हैं इनिशियली, तो अगर आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये जो वेक्टर्स है इनकी जरूरत क्या है। व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स टू स्टडी फिजिक्स? देखिए, हमेशा फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ मैथमेटिक्स हमें आना चाहिए। असलियत में वेक्टर्स मैथमेटिक्स की चीज है, लेकिन सही ढंग से फिजिक्स को पढ़ने के लिए वेक्टर्स बहुत जरूरी है। इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट दिस इज पार्ट ऑफ आवर फिजिक्स सिलेबस करिकुलम, और इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट भी। एक बिल्कुल बेसिक सी चीज से हम लोग शुरुआत करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज होती हैं। वन इज डिस्टेंस एंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। सो इफ यू टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये पाएंगे कि डिस्टेंस, मान लीजिए एक आदमी यहां से चल के यहां पर गया, यहां से चल के यहां पर गया, तो उस केस में यहां से लेकर के यहां तक अगर जब वो चलता है, मान लेते हैं कि ये 6 मीटर्स है और ये 3 मीटर्स है। We assume as if this is 6 meters and this is 3 meters. तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन है, दैट श्योरली इज 9 मीटर्स। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस ये आदमी ट्रेवल करता है वो 9 मीटर्स होगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो जो ये ग्रीन वाला वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, कुछ ये चीज होती होगी। ठीक है, बट देन कम्स द क्वेश्चन कि ठीक है, डिस्टेंस के बारे में हमें पता है क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें मालूम पड़ गया कि क्या चीज होती होगी, तो हम ऐसे क्यों करते हैं? व्हाई डू वी टॉक अबाउट इट लाइक दिस? मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट ये ग्रीन वाली चीज होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस आदमी की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो यहां से चल के यहां तक पहुंचा है, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ कॉम्बिनेशन of two displacements. एक है 6 और एक है 3. So it is a combination of two displacements. One displacement is this 6 and another is this 3, और इन दोनों को मिलाकर के ये वाली डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। तो जो हमारे नॉर्मल रूल्स हैं मैथमेटिक्स के, उनके मुताबिक अगर हम 6 को और 3 को ऐड करते हैं तो 9 बनना चाहिए। लेकिन अब ये तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ग्रीन वाली चीज होगी, ये 9 के जितनी तो नहीं है, कुछ और वैल्यू होगी। जैसे हम ट्राइंगल के अंदर एडिशन करते हैं, कुछ वैसा ही ये रहा करता होगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस केस देन इज कि जो भी ये डिस्प्लेसमेंट होगी यहां से यहां तक के लिए, तो जो रूल्स डिस्प्लेसमेंट के लिए सही होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो जो रूल्स इसके लिए सही हैं, सिमिलर वही रूल्स कुछ और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए भी सही होंगे। ठीक है, तो अब अगर हमें फिजिक्स पढ़नी है, उन वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, तो डेफिनेटली हमें समझना पड़ेगा ये डिस्प्लेसमेंट वाले रूल्स को भी। और फिर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती होंगी, कहां पर यूज होती होंगी?
तो ये आपने शायद पढ़ा भी हो छोटे लोअर क्लासेस के अंदर कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है और जिसकी एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड होना और डायरेक्शन होना, सिर्फ ये दो चीज होना कोई भी चीज को वेक्टर होने के लिए जरूरी नहीं होता है। फॉर अ क्वांटिटी टू बी वेक्टर देयर इज थर्ड थिंग ऑल्सो विच इज रिक्वायर्ड, एक तीसरी चीज भी रिक्वायर्ड है। और वो तीसरी चीज है क्या? वो तीसरी चीज ये है कि उसको वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, जिनकी डायरेक्शन भी होंगी, लेकिन वो वेक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि वो वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग किया करते हैं वो है करंट का। दैट एग्जाम्पल इज ऑफ करंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, तो आप ये देखते होंगे कि मान लीजिए कुछ करंट यहां से आया है एक बार में, कुछ करंट यहां से आया है, और यहां पे मान लीजिए ये 10 एम्पियर्स है, ये 5 एम्पियर्स है। तो हम करंट में पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये 15 एम्पियर्स हो जाता है। तो अगर वेक्टर रूल ऑफ एडिशन के मुताबिक ये चीज होती तो हमारा जवाब, हम चेक करेंगे अभी वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, इस बात पे निर्भर करता कि इन दोनों 10 और 5 के बीच का एंगल कैसा है, कहां पे इनको रखा गया है, उसके हिसाब से इनकी एडिशन होती। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। तो जब भी आपको वायर्स के करंट की बात करनी होती है, आप सिंपली इनको जोड़ देते हो, सिंपल एडिशन से आप अपना काम चला लेते हो। तो करंट की एक डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। सो इट विल नॉट बी a vector quantity. So please keep in mind that despite having a magnitude and direction, current is not a vector. तो इसका मतलब ये हुआ, so what that means is that current, despite having a magnitude and a direction, is not a vector quantity. Why? Because it does not follow the vector rules of addition. तो फिर ये वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन हैं क्या? सबसे आसान ढंग है उसको दिमाग में रखने का कि जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वही सारे के सारे रूल्स किसी भी और वेक्टर क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए। सो दैट्स द बेसिक थिंग विच वी विल कीप इन माइंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार डिस्प्लेसमेंट आप ड्रॉ करके देखिए, बट वी विल आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट सर्टेन सेट ऑफ रूल्स which can be used in physics in other quantities. तो और कौन सी ऐसी quantities हैं जो कि वेक्टर होती होंगी? I'll give you a few examples. One of the examples is force. कि force जब हम पढ़ेंगे तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी है और उसकी एक डायरेक्शन भी रहा करती है। फिर आगे की बात करते हैं, मोमेंटम हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से उसके बाद में हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर कुछ क्वांटिटीज जैसे टॉर्क है। तो इस तरीके से पूरी फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन पर निर्भर करती हैं। सो दिस टॉपिक इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट ताकि हम आगे जाकर के फिजिक्स को ढंग से समझ पाए। कई बार हमारी गलतियां इस छोटे वाले पॉइंट पे होती हैं और हमें लगता है कि शायद हमें फिजिक्स नहीं आ रही है, तो वहां पे गलती हमसे होती है कि वेक्टर रूल्स हमें ढंग से नहीं आते। So please try to consolidate and understand these concepts properly. Anyways, so पहली चीज जो वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन की है वो यहीं से, जैसा मैंने आपको बताया था, it is exactly the same thing. I'll show you what exactly a vector rule of addition look like. मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि वो किस तरीके की चीज हुआ करती है. So I am going to show you one animation here. Hopefully it should be visible to you. अगर visible ना हो तो आप please मेरे को बता देना. So the concept here is very simple, that let us say these are two vectors A and B. अब जब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो एक खास तरीके से इनको ड्रॉ करना होता है. I'll draw this on the usual notepad as well ताकि आपको समझ में आए. फिलहाल आपको मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि दोनों वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उस केस में किस ऑर्डर में ऐड किया जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस डज नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, तो नाउ आई विल
again go back to the original screen so that we can understand this. तो आप ये पाएंगे, एंड I'll repeat again कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ पूछना है तो आप जस्ट रेज योर हैंड, मैं आप लोगों को बोलने के लिए अलाउ कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है? एनीवेज, तो पहली चीज ये है, इसे हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. दिस इज कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. So what triangle law of vectors is, that if I have got two vectors, vector A and vector B, in that case the addition of these vectors is shown like this. ठीक है? मैं आपको एक बार कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा केस आपको खुद ड्रॉ करने के लिए कहूं, और फिर चेक करते हैं कि क्या आप उसका एडिशन ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं. आई एम गिविंग यू 1 मिनट्स टाइम टू ट्राई टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग, ताकि उसके बाद में मैं इसके बारे में डिस्कशन कर सकूं बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी आर डूइंग. Okay, so I think I have given you enough time to think about it. देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी वेक्टर के अंदर, जिससे आपको समझ में आएगा कि रूल्स कैसे हैं. किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीज होती हैं, एक हेड जिसे बोलते हैं और एक टेल. सो दिस इज टेल एंड दिस इज हेड. ये हेड है और ये टेल है, ठीक है? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेक्टर की जो नोटेशन होती है, किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट्स हाउ इट विल मेक सेंस टू अस. तो इस केस में अगर आप देखेंगे कि एक वेक्टर ए ऐसा और एक वेक्टर बी इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, अगर मैं इसमें ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, सो दिस इज नॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ये बिल्कुल भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं है. तो सबसे पहली चीज तो यह है कि उनको करेक्ट ऑर्डर में हम लोगों को ड्रॉ करना चाहिए. क्योंकि आप समझो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाले ढंग से सोचूं तो यहां से चल के जब वो यहां गया, फिर यहां से चल के यहां पे गया, तो मैं कह सकता हूं कि स्टार्टिंग उसकी यहां थी और फाइनली एंड पॉइंट उसका ये रहा. सो दैट्स व्हाई वी कैन श्योरली से दैट नेट डिस्प्लेसमेंट शुड बी समथिंग लाइक दिस. जबकि इस केस में एक वेक्टर ऐसा शो कर रखा है और एक वेक्टर ऐसा शो कर रखा है. आई जस्ट कैनॉट से दैट पर्सन हैज मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर. ऐसा नहीं है. ऑलराइट, तो ये ढंग है इसको जो करने का, वो गलत होगा. सो दिस मेथड ऑफ डूइंग इट विल नॉट बी करेक्ट. ठीक है? तो फिर करना क्या चाहिए हमें? व्हाट इज द करेक्ट वे देन? द करेक्ट वे टू डू दिस विल बी कि हम वेक्टर्स को इस ऑर्डर में ही लिखें कि एक का हेड और एक का टेल इकट्ठा होना चाहिए, बिकॉज दैट विल मीन अ कॉन्टिन्यूटी इन ड्रॉइंग दीज. अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका वेक्टर एडिशन लिखने का ढंग गलत है. ठीक है? सो बट हाउ शुड आई ऐड दीज टू वेक्टर्स? इन वेक्टर्स को फिर मैं ऐड करूं कैसे? व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दैट? तो आप ये देखिए, मैं इन दोनों वेक्टर्स को यहां से उठा करके यहां पे प्लेस कर देता हूं, ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन कैसे करनी है. वेक्टर्स की एक खासियत होती है कि आप वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को सेम रखें और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर प्लेस कर दें, तो डेफिनेटली यू कैन
get exactly the same vector. तो जो ये b वेक्टर है, अगर मैं इसको मूव करके आगे ले जाऊं फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये चीज बन जानी चाहिए. सो आई शुड गेट समथिंग लाइक दिस. सो इफ दैट इज द केस, क्या जरूरी है इन दोनों को सेम होने के लिए? सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड. अब एक का हेड और दूसरे का टेल एक ही जगह पर है. नाउ व्हाट आई कैन डू फॉर श्योर इज आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड एंड हेयर. तो अब मेरा जो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा. नाउ दिस वेक्टर विल बी श्योरली a vector plus b vector. So this is the correct way of writing down the addition of two vectors. तो सिर्फ ये कहने का मतलब सही नहीं होता है कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर का मतलब है कि दो वेक्टर्स अगर दो साइड ऑफ ट्राइंगल को डिनोट करती हैं तो तीसरी साइड उसके एडिशन या रिजल्टेंट को शो करेगी. बिल्कुल ठीक है कहने के लिए, लेकिन उनका ऑर्डर सही होना भी उतना ही जरूरी है. सो हाउ दे आर प्लेस्ड इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो जब भी हम केसेस के डिस्कशन की बात करेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने ये एनिमेशन आप लोगों को शो किया था. आई हैड शोन यू दिस एनिमेशन. तो इस एनिमेशन में अगर आप देखोगे तो इस ए वेक्टर को यहां से हमने मूव करा के यहां पे प्लेस कर लिया, इस बी वेक्टर को यहां से मूव करा के यहां पे प्लेस कर लिया. सो इफ यू लुक एट दिस बी वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर, दे हैव एग्जैक्टली द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. If you look at this a vector and this a vector, they also have the same magnitude and direction. So what it actually means is that you can move a vector from one place to another place. That will not change the characteristic of that vector. That will stay exactly same. वो vector जैसा था वो वैसा ही रहेगा. So यहां पे हम a और फिर b उसके बारे में हमने बात किया. एंड इफ यू रिमेंबर, उसी एनिमेशन में हमने ये चीज भी देखी थी कि ये बी वेक्टर है. सो दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर. सो यू विल फाइंड स्टिल वी हैव मेंटेन्ड द सेम डायरेक्शंस एंड द सेम मैग्नीट्यूड्स आउट हियर, व्हिच विल मीन कि चाहे हमने यहां से यहां पे प्लेस किया है या यहां से यहां पे प्लेस किया है, दोनों ही केसेस में जो रिजल्टेंट हमारा आया, दैट रिजल्टेंट वाज दिस ग्रीन शेडेड वन. Since in both the cases the green shaded vectors have the same magnitude and the same direction, it clearly means the order of addition of vectors does not matter. किस ऑर्डर में आपने वेक्टर्स को ऐड किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बड़ी जरूरी चीजें हैं, क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता चलता कि दो वेक्टर्स को बीच का एंगल ही कितना है. टू स्टार्ट विद, अगर मैं सिर्फ इतनी भी बात कर लूं आपके साथ में कि मुझे दो वेक्टर्स लिख करके दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल मुझे पता करना है. At times we don't even get to know that. And let me again repeat, if you have to ask anything, अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप प्लीज हाथ खड़ा करने के लिए उसमें एक सिंबल दे रखा है हैंड रेज का, उसको कर दोगे तो मैं यहां से आपको अलाउ कर दूंगा बोलने के लिए. ठीक है, तो उस केस में आप पूछ सकते हैं ऑन द स्पॉट, और बाकी क्लास के बाद में भी आई विल गिव यू सम टाइम जिसके अंदर आप पूछ सकेंगे. खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में. अभी अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें दो वेक्टर्स के बीच का सिर्फ एंगल ही पता करना और कुछ नहीं करना, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? हाउ वुड आई गेट टू नो अबाउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? वो मेरे को कैसे पता चलेगा? लेट मी टॉक अबाउट दैट. अब कुछ को लगेगा कि ये एंगल थीटा होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि नहीं ये एंगल होना चाहिए, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई विल कीप इन माइंड इज कि अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना है तो मैं सबसे पहले उन्हें ऐसे ड्रॉ करूंगा कि उन दोनों की टेल्स या उन दोनों के हेड्स इकट्ठे हैं. I'll give you a reason for that also कि ऐसा ही क्यों करते हैं. Why not the other way around? देखिए, अगर मैं A वेक्टर, ये सेम वही वेक्टर है, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, यहां से उठा के मैं यहां पे ले आया. ये B वेक्टर है, इसको मैंने यहां से उठाया और मैंने यहां पे प्लेस कर दिया. ऐसा करने से
होता ही है, क्योंकि जब मेरे को पता करना है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसा है. So actually what I'm trying to do is that let us say this is one vector and this is another vector. तो इस वेक्टर को मैं कितना रोटेट करूं कि यहां पर पहुंच जाऊं. That is the main concept, right? So I'll just stop the share so that you can see in complete screen. मान लेते हैं कि ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है. तो this is the angle. Why is this angle? Because if I rotate one of the vectors to align with another vector, अगर मैं एक वेक्टर को रोटेट करूं जिससे कि वो दूसरे वाले के साथ में अलाइन हो जाए, वो कहलाता है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट. सो अब होगा ये कि जो पहले हमने ये एंगल थीटा लिखा हुआ था, उसके अंदर अगर मैं ए वेक्टर को रोटेट कर दूंगा तो वो इस डायरेक्शन के अंदर रोटेशन के बाद में पहुंचेगा, जो कि पुराने वाले वेक्टर के, I think my audio had gone, so I'll repeat again. तो अगर मैं इस a वेक्टर को यहां से रोटेट करूं तो इस डायरेक्शन के अंदर ये a वेक्टर होगा. तो डेफिनेटली a वेक्टर की डायरेक्शन और b वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है. दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेम. अब अगर a वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि a वेक्टर को थीटा के जितना रोटेट करके वो b के जैसा हो गया, b की डायरेक्शन के जैसा हो गया. So for that to happen, I need to place it like this. ठीक है, मैं अब उसी b वेक्टर को पुराने वाली पोजीशन पे भी शो कर दूं. वो ये है, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल आई थिंक हम समझ सकते हैं कि 180 डिग्रीज माइनस थीटा के जैसा होगा. ठीक है. सो नाउ the angle between a vector and b vector, the angle between this a vector and b vector is not theta, it is 180 degrees minus theta. So the first thing which I need to do is either I'll place both the vectors in a way that their tails are together or their heads are together. तो आप ये पाएंगे कि इन दोनों को मैं ऐसे भी प्लेस कर सकता था. I could have placed it the other way around. Other way around का मतलब ये है कि मैं a वेक्टर को ऐसे ही रखूं और इस b वेक्टर को रोटेट ना करते हुए शिफ्ट कर देता ऐसे. तब भी इनके बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, दैट एंगल विल स्टिल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो आप चाहे इस तरीके से इनको ड्रॉ करें कि दोनों की टेल्स इकट्ठी हैं, चाहे इनको ऐसे ड्रॉ करें कि इनके हेड्स इकट्ठे हैं, दोनों ही केसेस के अंदर आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स करेक्टली पता चल जाएगा. ये जानना इसलिए जरूरी था कि जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और. सो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स की हम बात कर रहे थे. आई विल मूव स्टेप बाय स्टेप. सो लेट अस से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. जब कभी आपको कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले तो आप समझ लेना कि ये ए वेक्टर मॉडुलस है. इसका मतलब है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है. अगर कहीं पे आपको बी वेक्टर मॉडुलस लिखे, ये इसका मतलब है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. तो ये जरूर हमारे मुताबिक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया होगा. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है, तो उसके लिए अब इसमें ये एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. देखिए, मैंने इसे एंगल नहीं लिखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, इसे एंगल थीटा लिखा है, ए और बी के बीच का एंगल. उसका कारण यही कि अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है, इधर आई नीड टू ट्रांसफर दिस ए फर्दर हियर, जहां पे ग्रीन जैसा शो कर रखा है, या मैं इसको ट्रांसफर करके इस तरफ में लेकर के आऊं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डज नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस. So now if I will draw this thing, तो मान लेते हैं a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्मॉल a है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल b है. लेट अस से ये हमें मेंशन कर रखा है. So which means the length of a vector is a and the length of b vector is b. So small a and small b are the magnitudes here.
अब I want you to have a look at this triangle. आप अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे तो इस ट्राइंगल में ये स्मॉल बी के जैसा है। अब बेसिक मैथमेटिक्स है कि ये कैसा होगा, हाउ मच एंड हाउ मच आर दीज वैल्यूज गोइंग टू बी। अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर इसे देखेंगे तो ये चीज है जरूर बी साइन थीटा और ये है बी कोसाइन थीटा। अगर भूल गए हो तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंगली मैंने इसे लिखा है यहां पे। तो अब अगर ऐसा है तो इस पूरे में ही मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करता हूं। अगर आप इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें, हमने किया क्या है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहां पे एंड वी आर ट्राइंग टू लुक एट दैट। तो ये जो चीज है ये a प्लस बी कॉस थीटा के जैसी हो गई और ये जो चीज है ये बी साइन थीटा है। ऑलराइट, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। वो यही कहती है कि दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, ये वाले साइड का स्क्वायर और ये वाली साइड का स्क्वायर मिला दें तो इसके बराबर, इसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सो आई विल से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसे मैं लिख देता हूं कुछ ऐसा। नाउ इफ दैट इज द केस, इसको ओपन अप करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट, अब अगर हम इसी को और फर्दर देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने क्या किया है, इस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को और इस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इकट्ठा लिख लिया और उसमें बी स्क्वायर को कॉमन लिख दिया। सो आई गेट दिस थिंग एंड आई नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस श्योरली कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, हम अभी जो रूल्स डेवलप कर रहे हैं ना, इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल आगे जाकर के एज फॉर्मूला भी करेंगे और कुछ और फर्दर कॉम्प्लेक्स रूल्स को भी यहीं से डेवलप करेंगे। ठीक है, देखिए वेक्टर्स का इस्तेमाल होगा काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन के अंदर, तो इसके शुरू के 2 लेक्चर्स मैंने वेबसाइट पे भी डाल रखे हैं, अगर आप देखना चाहो तो उनको एक बार देख भी लेना, उनमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। If you have to ask anything, please raise your hand. मैं आपको बोलने के लिए अलाउ कर दूंगा यहां से, just to maintain the discipline of the class. I'm keeping it like this. तो स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? वेक्टर ए का। स्मॉल बी क्या है? मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर बी का। थीटा क्या है? एंगल किसके बीच का? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, यही वाला एंगल क्यों लिखा, इस वाले को क्यों नहीं बोला एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का? बिकॉज बोथ देयर टेल्स और बोथ देयर हेड्स विल बी टुगेदर ओनली इफ आई एम राइटिंग डाउन द एंगल लाइक दिस। अगर ए वेक्टर यहां ड्रॉ करें, बी यहां ड्रॉ करें, तभी तो ये एंगल है उनके बीच का। इसी तरीके से तो एंगल की बात की थी हमने। खैर, सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज व्हाट वी गेट हियर। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि स्क्वायर की जगह हमने ऐसा कर दिया। सो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, अब अगर इसी के बारे में हम बात करें, सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। cos थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती होगी? 1, और cos थीटा की छोटी से छोटी वैल्यू होती है -1।
तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू of a vector plus b vector modulus is root a square plus b square plus 2ab into cosine of theta, जो भी वो cosine theta होता होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। जब वो मैक्सिमम होगा तो पूरी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो ये तो a प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है जिसे मैं a प्लस बी लिख सकूंगा। So the maximum possible value of a vector plus b vector modulus magnitude, that means, is small a plus small b, मतलब a वेक्टर के मैग्नीट्यूड और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन के जैसा। कई बार ना इनको बड़े मैथमेटिकल ढंग से लिखा जाता है, हम में से कुछ लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको मैथमेटिकल ढंग से भी लिखूंगा अभी थोड़ी देर में, कंफ्यूज मत होना प्लीज। सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू of a vector plus b vector is root of a square plus b square plus 2ab cos theta में cos theta की छोटे से छोटी वैल्यू, cos theta की छोटे से छोटी वैल्यू थी -1, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं -2ab। so we get a minus b whole square, इसका स्क्वायर रूट होगा ये। So I can mark this thing as a minus b। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉडुलस की है वो a माइनस b है। ये एक्चुअल में b माइनस a भी हो सकता था। एक्चुअल में होता तो ये ना प्लस माइनस है, ठीक है। तो फिर ये कब a माइनस b और कब b माइनस है, ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमें पॉजिटिव वैल्यू ही पता करनी है। और वो उसका मतलब ये है कि अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि स्मॉल a बड़ा है कि स्मॉल b बड़ा है, क्योंकि स्क्वायर करने पर तो दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं, चाहे a माइनस बी का स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस a का स्क्वायर लिखो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। बट व्हेन आई एम राइटिंग डाउन द मॉडुलस ऑफ a प्लस b, देन either it is a minus b or it is b minus a, depending on which one is bigger। मैथ्स में इसको लिखने का बड़ा आसान ढंग होता है, ऐसे लिख देते हैं उसको। तो जब हम ये मॉड ऑफ a माइनस बी लिखते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि मॉडुलस लगाने से चाहे b बड़ा हो चाहे a बड़ा हो, अपने आप ही उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही निकल करके आएगी, ठीक है। अब पता करते हैं कि इनको मैथमेटिकली कैसे लिखना है और फिजिकली इनका मतलब क्या होता होगा। cos थीटा 1 कब होता होगा? जब एंगल होता है 0। सो इफ आई ड्रॉ ए वेक्टर a and if I draw another vector b which makes an angle of 0 with a vector, मैं उस वेक्टर को ड्रॉ कर देता हूं ग्रीन कलर से। इन दोनों वेक्टर्स के बीच 0 एंगल है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम एडिशन करते हैं तो एक का हेड और एक का टेल इकट्ठा रखते हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये चीज होगी a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड था स्मॉल a, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड था स्मॉल b, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जरूर a प्लस b होना चाहिए। Is that fine? So this is the physical significance when I say कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का बड़े से बड़ा मैग्नीट्यूड तब होगा जब cos theta 1 है। cos theta 1 है कब? जब एंगल 0 है। So it is absolutely visible in front of us that a वेक्टर प्लस b वेक्टर is like this। तो कहने का मतलब ये, इसको अब वो मैथमेटिक्स वाले ढंग से कैसे लिखते हैं, कई बार वो लिखा होता है और उसको देख के हम घबरा जाते हैं, ठीक है, उससे घबराना नहीं है। लेट्स राइट इट डाउन इन दैट वे ऑल्सो। ये होता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, ये इसी चीज को तो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है
उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मतलब उनका जो रिजल्टेंट है ए और बी का, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा? ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के एडिशन से। यही तो प्रूव किया है कि ए प्लस बी की बड़ी से बड़ी वैल्यू ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। सो दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग डाउन द सेम थिंग। उसको आप समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब बात करते हैं यहां की भी, इस वाले केस की भी, इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। अब cos थीटा, अगर आपको कुछ पूछना होगा प्लीज रेज योर हैंड। मिनिमम वैल्यू जो होगी cos थीटा की वो -1 है। वो तब होती है जब थीटा होता है 180 डिग्रीज। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी एक लेक्चर उस पे वेबसाइट पे डाल रखा है, अगर आप देखना चाहोगे तो उसको देख लेना। उसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स के कुछ लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, ताकि आप लोग अगर और एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स करके देखना चाहें आगे के लेक्चर्स तो वो भी देख सकते हैं। सो मिनिमम वैल्यू cos थीटा इज -1, थीटा इज 180 डिग्रीज। पहले तो ये देखते हैं 180 डिग्रीज होता कब होगा। वही वाले वेक्टर्स की बात करते हैं। एक ए वेक्टर है, वन 180 डिग्रीज का मतलब है ठीक उससे ऑपोजिट डायरेक्शन। और बी वेक्टर मान लेते हैं ये, आप ये मत घबरा जाना कि ऊपर तो बी वेक्टर उधर शो किया था, अब यहां इस डायरेक्शन में कैसे शो कर दिया। दो अलग अलग केसेस हैं, प्लीज कीप इन माइंड, राइट। सो ए वेक्टर मान लीजिए इधर होता और बी वेक्टर इधर होता, तो मैं ये बोलता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्रीज है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट वाला, हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट के रूल जो है वो वेक्टर एडिशन के रूल्स होते हैं और वो हर जगह लगेंगे। एक आदमी यहां से यहां पे गया और फिर यहां से यहां पर आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी? पक्की बात है ये होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो, ठीक है। अब ये स्मॉल ए था, ये स्मॉल बी था, तो नीले वाली वैल्यू जो होगी वो पक्की बात है a माइनस बी के जैसी ही होगी। दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल a माइनस स्मॉल b। सो यू विल फाइंड इन दीज केसेस कि भाई ये भी अगर मैं देखूं तो ये भी तो यही चीज है। अब इसमें तो ये लिखा था a माइनस बी या b माइनस ए, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब अगर मान लो ये b बहुत बड़ा हो जाता, मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक बार, एक और केस। मान लो a ऐसा होता और b ऐसा होता, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये रहती। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ये रहती तो डेफिनेटली ये b माइनस ए है, दिस इज b माइनस ए है, क्योंकि ये b ये a, मैग्नीट्यूड इसका देखोगे तो b और a का डिफरेंस ही तो है। तो मतलब a माइनस बी या b माइनस ए, डिपेंडिंग ऑन की कौन सा बड़ा है, ये वो चीज होती है। तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश क्या करो कि उन वेक्टर्स के रूल्स वो आए कहां से, कैसे वो बने हैं, ठीक है। अगर ऐसे याद करना शुरू कर दोगे फिर तो रट्टा नहीं लगेगा, ठीक है। फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में करीब 10 से 20 फॉर्मूले हैं बस याद रखने वाले, बाकी सब समझने का काम है, ठीक है। सो एज वी विल मूव अलोंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली। खैर, तो फिर ये यहां से मेरे को ये समझ में आता है ये चीज कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मिनिमम वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो a माइनस बी या b माइनस ए होती है। सो आई कैन श्योरली से दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर हैज अ लीस्ट वैल्यू ऑफ I should say a vector minus b vector मॉडुलस। अब जब इतने सारे मॉडुलस लगे देखते हैं तो हम में से कुछ लोग तो वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या मतलब क्या चीज हो गई है।
ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करो। हमने यही कहा ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ये a माइनस बी या b माइनस ए। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि छोटी से छोटी वैल्यू ये है तो कोई भी और वैल्यू इससे ज्यादा ही होगी। सो व्हाई दिस थिंग? बिकॉज मॉडुलस ऑफ a स्मॉल a है, मॉडुलस ऑफ b स्मॉल b है। और पूरे के ऊपर मॉडुलस क्यों लगाया? पूरे पर मॉडुलस मैंने इसलिए लगाया कि मुझे नहीं पता कि b बड़ा था कि a बड़ा था। कुछ लोग कहते हैं अच्छा फिर व्हाई नॉट आई राइट डाउन लाइक दिस, ऐसे क्यों ना लिख दूं मैं? ऐसा लिखना इसलिए गलत होगा कि अब आप दो वेक्टर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करना शुरू हो गए, ना कि दो मैग्नीट्यूड्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन। स्मॉल a स्मॉल b दो मैग्नीट्यूड्स हैं। स्मॉल a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a, स्मॉल b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डाउन दिस थिंग। ठीक है, दिस लेक्चर आई विल अपलोड ऑन द वेबसाइट एज वेल लेटर ऑन देखने के लिए आपके। तो खैर ये हमने यहां पे इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब दो चीज हमारे पास में आ गई, एक ये और एक ये। तो इनको अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो इनको इकट्ठा लिखा जा सकता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर so it is like this. So अब अगर मैं स्टार्टिंग में ये कहूं कि ये चीज हम करने वाले हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखा कि ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, उनका एडिशन का क्या मीनिंग है, और उनकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है, छोटी से छोटी वैल्यू क्या होती है। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द सेम प्रॉब्लम। अगर आपको मैथमेटिक्स की ये चीज ध्यान होंगी छोटी क्लासेस वाली, तो शायद थोड़ा ये चीज कुछ और ज्यादा सेंस हमारे लिए बनाएगा। वो ये है कि हम ये कहा करते हैं कि कोई भी एक जो साइड है ट्रायंगल की, वो उस बाकी दोनों के सम से हमेशा छोटी होती है। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज मोर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। So if this is a vector, this is b vector, this is a vector plus b vector. So this also tells you the sum of two sides of a triangle is larger than the third side, या तीसरी साइड बाकी दो के एडिशन से छोटी है। वही चीज लिखी है मैंने, ठीक है। एंड द सेम थिंग फॉर द अदर, की दो साइड का सब्ट्रैक्शन वाले बात है वो भी। तो ये बात तो मैंने लिखा ट्रायंगल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बार देख लेते हैं कि दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो वो कैसा होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये चीजें काफी काम आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई ये कहे कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, और हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया और नया वेक्टर हमने बना लिया जिसका मैग्नीट्यूड 2 था, तो हमें साफ पता है कि ये झूठ बोल रहा है। Reason being, 8 plus 5 is the maximum value and 8 minus 5 is the minimum value. 2 3 से छोटा है, so surely it cannot be there. तो ये वहां पे हो ही नहीं सकता है, ठीक है ये चीज। अब नेक्स्ट बात है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में आज की क्लास के। So when we talk about the subtraction of vectors, let us say I've got a vector A and I've got a vector B, और उनको मुझे subtract करना है, मतलब मैं A vector minus B vector पता करना चाहता हूं। Even before I move ahead, I want you to know that when I have to write down A vector minus B vector, this is as good as writing down A vector plus minus B vector। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप A वेक्टर और माइनस B वेक्टर को ऐड करें। बट व्हाट डू आई मीन बाय माइनस B वेक्टर? माइनस B वेक्टर है B वेक्टर का एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना ही होगा।
ठीक है। सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए। तो मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल जो भी होगा और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, विल टॉक अबाउट दैट। जैसा पहले हम लोगों ने बात किया था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो डेफिनेटली ये थीटा होना चाहिए, राइट। वही दोनों के हेड्स या दोनों के टेल्स इकट्ठे होंगे ना। दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, मतलब इनके मैग्नीट्यूड हैं ये। अब अगर मुझे एक वेक्टर माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना है तो वो होगा ये, this is minus b vector because it has got the same magnitude but the opposite direction to that of b vector. अब मुझे ऐड करना है a वेक्टर को और माइनस b वेक्टर को, so that means if I add this vector and this vector, तो माइनस b वेक्टर भी एक दूसरा नया वेक्टर है बस, और कुछ नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो गई b वेक्टर से। So using the same rules, this needs to be a vector plus minus b vector, ये होगा a vector plus minus b vector के जैसा। So now if this is equal to a vector plus minus b vector, then how would I find out the magnitude of this? इसका मैं मैग्नीट्यूड कैसे पता करूंगा? दो तरीके होते हैं, एक तो यही है कि वो एडिशन वाले वेक्टर से ही मैं पता कर लूं, और एक है दोबारा से लिखें। So instead of wasting much of time in writing down and deriving this again, we'll use that time constructively in some other kind of things. तो मैं ये करने वाला हूं कि मैं आपसे ये पूछूं कि a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? What is the angle between them? ये एंगल है, क्योंकि अगर मैं a वेक्टर ड्रॉ करता यहां पे दोबारा से, अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहां पे रखूं, इसीलिए तो a और b के बीच का एंगल थीटा था ये, तो ये एंगल क्या होगा? 180 degrees minus theta. So if angle between a vector and b vector is theta, then angle between a vector and minus b vector is 180 degrees minus theta. ये चीज हमें दिमाग में रखना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो आप ये देखेंगे कि ये होना चाहिए सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cosine of the angle between a vector and minus b vector. अब a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच का एंगल है 180 डिग्रीज माइनस थीटा. So I've used the same formula which we developed for the addition of two vectors, and I've substituted instead of angle theta the angle between a vector and minus b vector. That's what I've done. So now if that is the case, I'll be left with root of a square plus b square minus 2ab cos theta. इससे जो वैल्यू हमारे पास में आ गई वो ये निकल करके आए. So it is very identical to from where we started कि root a square plus b square plus 2ab cos theta उसकी वैल्यू थी, यहाँ पे जो वैल्यू निकल करके आई है. Okay, so Ansh, you have I think raised your hand, so I'm going to allow you to talk. Yes, Ansh, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर मुझे सेकंड स्टेप समझ नहीं आया. Second step means this one? Yes sir. Okay. Yes sir. Sir last step. ये इसके बाद वाला? Yes sir. Okay, मैं ये बता देता हूँ आपको. All right. So
now what happens is cos of 180 डिग्रीज माइनस थीटा जो होता है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर है, आप वेबसाइट पे जाओगे बेटा तो उस पे भी मैंने ये चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की कि कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। सो दैट इज